रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है स्पायर वुर्फ हाइपोथेसिस। आज की इस वीडियो में हमने एडवर्ड स्पायर का इंट्रोडक्शन देखना है, ली वुर्फ का इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद इन दोनों ने मिलके जो हाइपोथेसिस दिया था उसको देखेंगे, जिसके अंदर इन्होंने डिस्कशन की थी लिंग्विस्टिक्स डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी के ऊपर। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल क्या हैं, और ये जो हाइपोथेसिस है कामयाब क्यों नहीं हुआ, इसके क्या फेलियर्स रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, ये आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.beseln.com, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी पीडीएफ की तरफ आप चले जाएंगे। सबसे पहले हम जो राइटर्स हैं, जो इसके ऑथर हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एडवर्ड स्पायर जो हैं, इनका पूरा नाम है, और ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एडवर्ड स्पायर जो हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इनको फादर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्ट कहा जाता है। यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर इनकी इतनी ज़्यादा थ्योरीज हैं। उसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट हैं ली वुर्फ। इन्होंने भी इसी थ्योरी के ऊपर फर्दर काम किया है। सबसे पहले ये जो हाइपोथेसिस दिया था ये स्पायर ने दिया था, और फिर इसके ऊपर काम करने वाले इन्हीं के स्टूडेंट वुर्फ हैं। असल में स्पायर जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स में अपना एक कैरियर रखते हैं और एक लिंग्विस्ट हैं, लेकिन जो वुर्फ हैं वो लिंग्विस्ट के अंदर लिंग्विस्टिक्स में अपना कैरियर नहीं रखते, और ये लिंग्विस्ट भी नहीं है। बस ये स्पायर के साथ रहते थे, उनको उनके साथ अपने लिंग्विस्टिक्स व्यूज़ या लैंग्वेज के बारे में जो व्यू हैं उनको शेयर किया करते थे। अगर इस हाइपोथेसिस की बात करें तो ये हाइपोथेसिस एक ट्रायंगल है, लैंग्वेज, थॉट और कल्चर का। आप अपने दिमाग में एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें टॉप पे आप लैंग्वेज को रखें, फिर थॉट को रखें एक तरफ और दूसरी तरफ कल्चर को रखें। जैसे कि आपने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर साइन सिग्निफायर वाला स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अब सबसे लैंग्वेज आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स थ्रू विच वी कैन मेक अ कम्युनिकेशन। उसके बाद थॉट क्या होती है? थॉट आपके दिमाग में चलने वाले हर बात जो है वो थॉट है। इसके बाद कल्चर क्या है? जब आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क के अंदर देखते हैं जो उनके ट्रेडिशन हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी रवायात हैं, जिस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, जिस तर्ज अमल पे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको कल्चर कहते हैं। कल्चर के अंदर ऑब्वियसली लैंग्वेज का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में उर्दू ज़बान बोली जाती है, और यहाँ पे लफ्ज़ बेवकूफ़ एक बुराई समझा जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बेवकूफ़ हैं तो ये आप गाली तसव्वुर करेंगे, ये कल्चरल वैल्यू है इस लफ्ज़ की। इसके बाद इसी बात के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज, थॉट एंड कल्चर के ऊपर दो लोगों ने काम किया। एडवर्ड स्पायर लिंग्विस्ट हैं, तो इनका ज़्यादा मेजर काम है, और इनके जो हाइपोथेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लीवुर्फ ने इस पर सेपरेटली काम किया है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जैसे कि स्पायर है। इस हाइपोथेसिस के और भी ज़्यादा नाम है। इसको थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी भी कहते हैं, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म भी कहते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, वुर्फेरियन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, उसके बाद वुर्फेरियनिज्म भी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वुर्फेरियनिज्म से आ जाता है तो आपने घबराना नहीं है, ये सेम नोट्स पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या हाइपोथेसिस है? इस हाइपोथेसिस के अंदर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का जिक्र किया गया है, एक लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी का जिक्र किया गया है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इन शॉर्ट वर्ड हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज डिटरमाइन द वे वी थिंक। सिंपल सा जुमला है, इसके अंदर इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान जब कोई काम करता है तो वो अपने दिमाग की मदद से करता है, और दिमाग जो है वो थॉट्स पे बेस करता है। यानी कि आप किसी काम को करने का सोचते हैं सबसे पहले और फिर उस काम को करते हैं, या फिर आप कोई बात कहने का सोचते हैं और फिर उस बात को कहते हैं। तो ये जो सोच है, यानी कि जो थॉट है, उसको डिटरमाइन अगर ज़बान या लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो करे तो ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज शेप द वे वी थिंक। हम जो सोचते हैं वो अपनी मादरी ज़बान पर डिपेंड करता है। आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कल्चरल वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी सोच रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बंदा बहुत बेवकूफ़ है, तो ये जो आपकी जो ज़बान है इसने आपको मजबूर किया है इस तरह सोचने पे। अगर हम डिटर्मिनिज्म को देखें तो स्पायर ने इसको दो तरह की डिवीजन दी है, एक स्ट्रॉन्ग में दी है और एक वीक में दी है। उन्होंने कहा कि डिटर्मिनिज्म दो तरह का होता है, एक वीक डिटर्मिनिज्म होता है और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म होता है।
वीक डिटर्मिनिज्म को उन्होंने डिफाइन किया कि व्हेन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आवर थॉट इट इज़ वीक डिटर्मिनिज्म, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म को उन्होंने इस तरह डिफाइन किया कि व्हेन लैंग्वेज शेप द वे वी थिंक. If language is shaping the way we think, it is strong determinism, and if the language is influencing the way we think, it is weak determinism. ये जो सफ़ायर का आइडिया है कि लैंग्वेज को थॉट से कनेक्ट करने का, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, और इसकी जो ब्रांच मिलती है, ये इसकी शाख जो मिलती है, वो बिहेवियरिज्म से मिलती है. बिहेवियरिज्म याद करें कि वो था कि हम जितनी भी चीज़ें लर्न करते हैं वो कोग्निटिव मेजर्स के थ्रू लर्न करते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ हो रही होती है हम अपने बिहेवियर की मदद से लैंग्वेज को भी लर्न करते हैं. तो ये भी वही बात थी कि इंसान की जो भी थॉट है, जो भी लर्निंग है, वो उसकी लैंग्वेज की वजह से है, या फिर लैंग्वेज उसकी लर्निंग और थॉट्स को इफेक्ट करता है. यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ भी है कि वीक डिटर्मिनिज्म के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज डज नॉट डिफाइंस वन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इट डू इन्फ्लुएंस बट डज नॉट डिफाइन. इन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म लैंग्वेज स्ट्रिक्टली डिफाइन द वे वी व्यू द वर्ल्ड और द वे वी थिंक. कि या तो लैंग्वेज आपकी थॉट को शेप दे या फिर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखे. ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है कि लैंग्वेज डिटरमाइन करनी है कि आपने क्या सोचना है. जो सेकंड पॉइंट फायरवर्थ का हाइपोथेसिस का था वो लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म था. लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म इन शॉर्ट आप डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टिंक्शंस इनकोडेड इन वन लैंग्वेज, यानी कि वो चीज़ें जो एक ज़बान में मौजूद हैं दूसरी ज़बान में मौजूद नहीं हैं. सो द डिस्टिंक्शन, तब्दीलियाँ इनकोडेड छुपी हुई इन वन लैंग्वेज आर यूनिक टू द अदर लैंग्वेज अलॉन्ग, यानी कि एक ज़बान के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं ज़रूर नहीं है वो दूसरी ज़बान में मौजूद हों. यानी कि जो उर्दू के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं ज़रूर नहीं अंग्रेज़ी ज़बान में हो, जो वर्ड अंग्रेज़ी ज़बान में है ज़रूरी नहीं है वो उर्दू ज़बान में मौजूद हों. तो क्या होता है, देयर इज़ नो लिमिट टू स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज. इसकी एक और सी मैं डेफिनेशन आपको सुनाती हूँ कि ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की क्या डेफिनेशन है कि The properties of language affect the structure and content of thought, thus the way human perceive reality. Language का जो structure है, जो content है, वो आपकी thought को इस तरह से अफेक्ट करता है कि आप रियलिटीज़ उसी के अकॉर्डिंग परसीव करते हैं. इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जर्मन ज़बान जो है उसके अंदर ऑन का लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली. लेकिन इंग्लिश ज़बान के अंदर ऑन का लफ्ज़ हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक जैसे इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि हम कहेंगे द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल या द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब इसके एक वर्टिकली बात हो रही है, एक हॉरिजेंटली बात हो रही है, लेकिन दोनों में इंग्लिश का लफ्ज़ जो ऑन है वो इस्तेमाल होता है. लेकिन जर्मन ज़बान के अंदर अगर हम दीवार पे लटकी हुई तस्वीर के बारे में बात करेंगे तो एक मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और अगर हम वर्टिकली यानी कि किताब रखी हुई टेबल के ऊपर जिक्र करेंगे तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रपोजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा. ये जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म है ये बेसिकली स्पायर का जो सेकंड पॉइंट था कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है हमारी थॉट को, इसी को पुख्ता किया गया है, इसी को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि हर ज़बान मुख्तलिफ़ तरीके के से होती है, उसमें मुख्तलिफ लफ्ज़ होते हैं, मुख्तलिफ प्रपोजिशन है, मुख्तलिफ उसकी ग्रामर है, वोकेबलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है. इसी तरह लोगों की सोच भी मुख्तलिफ है. जैसे उर्दू की वोकेबलरी मुख्तलिफ है, इसकी प्रपोजिशन मुख्तलिफ है, तो उर्दू बोलने वाले लोगों की सोच मुख्तलिफ होगी. और इंग्लिश की वोकेबलरी प्रपोजिशन मुख्तलिफ है तो उनकी सोच मुख्तलिफ होगी. कहने का मकसद ये है कि अगर एक इंसान 3 से 4 ज़बानें लर्न करता है तो वो 3 से 4 फ्रेम्स लर्न कर लेता है, या 3 से 4 तरह के तजुर्बात हासिल कर लेता है, 3 से 4 मुख्तलिफ तरह से सोच सकता है एक ही फिनोमेना के बारे में. लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म ये वाला हाइपोथेसिस है. लिंग्विस्टिक्स यहाँ पे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, और रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि जब आप किसी के मुल्क की, किसी के लोगों की ज़बान लर्न कर लेते हैं तो आप उनका पर्सपेक्टिव भी लर्न कर लेते हैं चीज़ों को देखने का या दुनिया को देखने का. और यहीं से वो थॉट को कल्चर से रिलेट करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक कल्चर की प्रोडक्ट है, और जब आप एक कल्चर की प्रोडक्ट लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं तो आपकी जो थॉट है वो भी आप चेंज हो जाती है. मतलब 2 तरह से आप सोचने लगते हैं. अगर आप 10 ज़बानें सीखते हैं तो 10 तरह से आप सोचने लगते हैं. ये है लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म. हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1920s का कॉन्सेप्ट है. उसके बाद 1930 में इसके ऊपर काम किया जाता है, और 1950 के अंदर वुल्फ इसके ऊपर काम करते हैं और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी देते हैं. हाइपोथेसिस का फेलियर यही था, चिकन और हैन वाली बात कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया. तो वो ये कहते हैं कि अगर लैंग्वेज जो है वो थॉट को इन्फ्लुएंस करती है तो थॉट पहले से मौजूद थी, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में सारी बातें होती हैं. अब
بے شک وہ لینگویج کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا. امید ہے کہ آپ کو یہ فائر ولف کا ہائپوتھیسس سمجھ آ گیا ہوگا. بہت ہی ایزی ہے, پوائنٹس میں نے دے دی ہیں. ویڈیو کے نوٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں.